गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू ट्रांसफर फंक्शन और आपका सिग्नल फ्लो एंड ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक, जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन एक छोटा थोड़ा बहुत रिव्यू जो हो सकता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप शायद मिस कर गए हों, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म देख लेते हैं। बेसिक्स आपको पता ही है, आप मैथ्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, जो हम पूरे कंट्रोल सिस्टम के डिस्कशन के दौरान बार बार फार्मूला यूज़ करेंगे, रेडिली यूज़ करेंगे। तो ये आपको याद रखने हैं। जैसे कि हमारे पास एक सिग्नल होता है डेल्टा टी, ये हम टाइम डोमेन में बात कर रहे हैं, और अगर हम इसका लाप्लास या एस लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे और एस डोमेन में बात करेंगे, ठीक है, एस डोमेन कहते हैं इसको। तो यहाँ पर अगर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना चाहते हैं हम, तो इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, इसी तरह एक यूनिट स्टेप फंक्शन होता है यूटी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो होगा 1/s। फिर है आपका, अगर यही यूनिट स्टेप फंक्शन टी टाइम से शिफ्टेड है, तो फिर हो जाएगा इसका 1/s e टू द पावर माइनस एस टी। ये सब फॉर्मूले आपको पता है, मैं जस्ट एक गो थ्रू कर दे रहा हूँ। टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s² टी टू द पावर n फैक्टोरियल n अपॉन 1 s टू द पावर n+1। फिर e टू द पावर माइनस ए टी का इज 1/s+a। ठीक, अगर यहाँ पर e टू द पावर ए टी होगा तो दिस विल बिकम 1/s-a। राइट, दोनों हो गए। फिर टी ई टू द पावर माइनस ए टी का क्या हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s+a। टी स्क्वायर टी एन ई टू द पावर माइनस ए टी अगर लेंगे तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन s+a टू द पावर n+1। राइट, तो ये हो गया टी टू द पावर n। फिर आता है साइन ओमेगा टी, इसका हो जाएगा ओमेगा अपॉन s² प्लस ओमेगा स्क्वायर। फिर कॉस ओमेगा टी, इसका हो जाएगा s अपॉन s² प्लस ओमेगा स्क्वायर। देन आएगा e टू द पावर माइनस ए टी साइन ओमेगा टी, सो दिस विल बी ओमेगा अपॉन s+a का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। e टू द पावर माइनस ए टी कॉस ओमेगा टी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो आएगा s अपॉन s+a का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। देन है साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी, ये हो जाएगा आपका ओमेगा डिवाइडेड बाई s² माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरह आपका कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा टी हो जाएगा आपका s अपॉन s² माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स हो गए फॉर्मूले। फिर इसके बाद देखिए, अगर डिफ्रेंसिएशन हमें दिया हुआ है, अगर हमारे पास डी एफ टी बाई डी टी है, ठीक है, और हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लें, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है एस एफ एस माइनस एफ ऑफ 0+। ठीक है, अगर हमारे पास डी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक, तो इसका अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हो जाएगा हमारे पास s² एफ एस माइनस एस एफ ऑफ 0+ माइनस s टू द पावर 0 एफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ 0+। ठीक है, अगर थर्ड ऑर्डर है d3 अपॉन एफ टी डी टी क्यू, तो ये हो जाएगा एस क्यू एफ एस। ठीक है, एस की पावर्स कम होती रहेंगी, s², फिर यहाँ पर f ऑफ 0+, और यहाँ पर s हो जाएगा, और डेरिवेटिव्स की पावर बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो जैसे ये कोई डेरिवेटिव नहीं था, ये डेरिवेटिव टू द पावर 0 था, फिर डेरिवेटिव टू द पावर 1 आ गया।
अब जो है फिर एस स्क्वायर एस की पावर और कम हो जाएगी, एस टू द पावर 0 एंड एफ टू द पावर डबल डैश हो जाएगा। पावर नहीं कहेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा, राइट। सो एफ ज़ीरो प्लस के डेरिवेटिव्स बढ़ते जाएंगे। जनरलाइज फार्मूला अगर करें तो एस की पावर्स घटती जाएंगी और जो ज़ीरो पे फंक्शन की वैल्यू है उसकी पावर्स बढ़ती जाएंगी, ठीक है। फिर इसके बाद हमने इनिशियल वैल्यू थ्योरम देखेंगे और फाइनल वैल्यू थ्योरम देखेंगे। तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या कहती है? ये कहती है कि लिमिट t टेंड्स टू 0 f ऑफ t, ठीक है। अब अगर हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमको इसके इक्विवेलेंट अगर एस डोमेन में यही चीज़ सॉल्व करनी है तो हम निकालेंगे लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी s एफ एस, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम जब ज़ीरो की तरफ जा रहा होगा तो s इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ठीक। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखिए क्या है, t क्या होता है, t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/s, ठीक है। तो अगर t 0 की तरफ जा रहा है तो 1/s कहाँ जा रहा होगा, इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम देखिए, फाइनल वैल्यू थ्योरम में लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको दिया हुआ है लिमिट, फाइनल वैल्यू मतलब t जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। तो t अगर इनफाइनाइट हो रहा है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने पे क्या होगा, लिमिट s टेंडिंग टू 0 s s एफ एस, ठीक है। तो ये भी हम लोग यूज़ करते रहेंगे। अच्छा ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, अभी हम लोग आगे ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि यूजुअली हम क्या कहते हैं कि ट्रांसफ़र फंक्शंस जो होते हैं उसमें हम ये मान के चलते हैं कि इनिशियल कंडीशंस ज़ीरो होती हैं, ठीक है। इनिशियल कंडीशन ज़ीरो है, इसका मतलब f ऑफ 0 प्लस 0 है, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ज़ीरो है, ये सब ज़ीरो है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ज़ीरो है। तो क्या होगा, ये वाला टर्म ज़ीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म ज़ीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म ज़ीरो हो जाएगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को सीधे ऐसे लिख देंगे एस स्क्वायर एफ एस, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को सीधे ऐसे लिख देंगे एस एफ एस, क्योंकि हमें पता है कि इनिशियल कंडीशन ज़ीरो है तो ये वैल्यूज़ ज़ीरो हो जाएंगी, वरना जनरलाइज फार्मूला ये है, ठीक। अगर ये नहीं अगर मतलब ये नहीं दिया हुआ है कि इनिशियल कंडीशन ज़ीरो नहीं है तो ये प्रॉपर फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर ये दिया हुआ है कि इनिशियल कंडीशन ज़ीरो है तो हम डायरेक्टली सिर्फ ये वाले टर्म्स लिखेंगे, ठीक। फिर इसके बाद आप प्रैक्टिस के लिए अपना लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। फिर हम आते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, आप लोगों ने असाइनमेंट में किए ही हैं। इसके बाद अब आते हैं ट्रांसफ़र फंक्शन पे, ठीक है। तो ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है? ट्रांसफ़र फंक्शन आपका होता है बाय डेफिनेशन इट इज़ द ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम इज डिफाइंड एज द ट्रांसफ़र फंक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, ठीक है, रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, ठीक है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आउटपुट का निकालेंगे और लाप्लास ट्रांसफॉर्म इनपुट का निकालेंगे, और इन दोनों के बीच का जो रेशियो होगा उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसफ़र फंक्शन कहेंगे। लेकिन इसमें मेन एक पॉइंट ध्यान रखना है, वो ये है कि इनिशियल सारी कंडीशंस हम क्या मान के चलते हैं, इनिशियल कंडीशन सारी ज़ीरो हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक सर्किट कंसिडर करते हैं, ठीक है। एक ऐसा सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कैपेसिटेंस लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है, ठीक है। अब मैं कहूँ कि ये अभी जब तक इसमें कोई सोर्स नहीं लगाएंगे तो इसका आउटपुट क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। तो जब इनपुट ज़ीरो है तो आउटपुट क्या है, ज़ीरो है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर ये कैपेसिटर मतलब ये शॉर्ट है मान लीजिए, अगर ये कैपेसिटर चार्ज है या ये इंडक्टर चार्ज है तो इनपुट ज़ीरो होने पे भी कुछ आउटपुट हो सकता है, राइट। इनपुट ज़ीरो होने पे भी
आउटपुट हो सकता है, आउटपुट पॉसिबल है। तो इनिशियल कंडीशन ज़ीरो का मतलब ये है कि ये इंडक्टर और कैपेसिटर डिस्चार्ज्ड हैं, कंप्लीटली डिस्चार्ज्ड हैं। ठीक है। अब जब मैं इस पर कोई सोर्स लगाऊंगा, यानी कि कोई वोल्टेज सोर्स लगाऊंगा, तो यहाँ पर करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो देयर विल बी सम आउटपुट। तो अब हम उसका आउटपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे और इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे और अब इनका अगर रेशियो निकालेंगे तो ये हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन कहलाएगा। तो अगर हमारे इनिशियल कंडीशंस ज़ीरो नहीं है तो हम फिर ये फंक्शन को ट्रांसफ़र फंक्शन नहीं मान सकते। ठीक है, तो ये एक मैंडेटरी कंडीशन है कि इनिशियल कंडीशन ज़ीरो होनी चाहिए। एक और एग्जांपल देखो, एक अभी हम आगे मैकेनिकल सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, जैसे स्प्रिंग मास सिस्टम होता है। तो ये मास है, इस पे ये स्प्रिंग लगा है और यहाँ पर एक डैम्पर भी लगा है, ये स्प्रिंग मास सिस्टम है। ठीक है। तो इसमें हम क्या कहेंगे, इसमें हम ये कहेंगे कि ये स्प्रिंग जो है ना स्ट्रेच्ड है ना कंप्रेस्ड है, ये डैम्पर अपनी पोजीशन ज़ीरो पे है। ठीक है, तो जब ऐसा होगा तो इसका मतलब इनिशियल कंडीशन ज़ीरो है। अगर ऐसा नहीं है तो इनिशियल कंडीशन ज़ीरो नहीं है और हम ट्रांसफ़र फंक्शन फिर नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो ट्रांसफ़र फंक्शन के लिए ये ज़रूरी है कि इनिशियल कंडीशंस ज़ीरो हों। ठीक, अब इसके बाद हम आते हैं ट्रांसफ़र फंक्शन पे। तो ट्रांसफ़र फंक्शन जनरली आपको किस फॉर्म का दिखाई देगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म का दिखाई देगा। तो पॉलिनोमियल फॉर्म का भी हो सकता है, मतलब दो तरीके से लिखा जाता है, इस तरह से लिखते हैं पॉलिनोमियल फॉर्म में। ठीक है, पॉलिनोमियल फॉर्म हो गया ये a1 s टू द पावर n माइनस वन डॉट 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 an तक। ठीक है, डिवाइडेड बाई b0 s टू द पावर m प्लस b1 s टू द पावर n माइनस वन। ठीक है, प्लस डॉट 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 bn तक। ठीक, तो ये भी हो सकता है। और दूसरा एक और हम फॉर्म यूज़ करते हैं ट्रांसफ़र फंक्शन में, सेम ही चीज़ है मतलब, लेकिन बस लिखने का तरीका अलग है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं s माइनस s1 s माइनस s2। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में है, इसको हम कहते हैं पोल ज़ीरो फॉर्म। ये आपका है पॉलिनोमियल फॉर्म। ठीक है, और ये है आपका पोल ज़ीरो फॉर्म। अभी हम बताऊंगा पोल ज़ीरो फॉर्म। ठीक है, या और स्पेसिफिकली कहें तो गेन पोल ज़ीरो फॉर्म। ठीक है, तो ये के जो है यहाँ पर गेन कहलाता है और ये आपके ज़ीरोज़ हैं और फिर नीचे पोल्स होंगे। ठीक है, तो ये s माइनस एस ए, s माइनस एस बी, इस तरह का होगा। तो इसमें करा क्या है, कुछ नहीं किया, ये पॉलिनोमियल के जो रूट्स होंगे, जैसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, जैसे ऐसे लिखते हैं a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं ना, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसे लिखते हैं। तो ये क्या है, ये रूट्स हैं इसी के, राइट। तो इसी तरह से ये पॉलिनोमियल हो गया और ये आपका ये वाला फॉर्म हो गया। तो कुछ सेम ही है, बस हमारे लिए कभी हम इसको यूज़ कर लेंगे, कभी हम ये सेकंड वाले फॉर्म को यूज़ कभी हम जो है ये वाला फॉर्म यूज़ करेंगे पॉलिनोमियल फॉर्म, कभी हम जो है पोल ज़ीरो फॉर्म यूज़ करेंगे, सेम चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब पोल्स और ज़ीरोज़ कैसे कहते हैं, देखो ट्रांसफ़र फंक्शन का अगर न्यूमरेटर देखो, ठीक है, और इसमें मान लो मैं s इक्वल टू s1 रख दूँ, अगर s इक्वल टू s1 रख दूँ तो ये फर्स्ट टर्म का क्या होगा, ये फर्स्ट टर्म ज़ीरो हो जाएगा, राइट। फर्स्ट टर्म क्या, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ज़ीरो, और ये सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ट्रांसफ़र फंक्शन की ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। इसलिए हम ऊपर न्यूमरेटर में जितने भी रूट्स होते हैं, इन रूट्स को हम क्या कहते हैं, इन रूट्स को हम कहते हैं ज़ीरोज़, क्योंकि इन रूट्स पे क्या होगा, ट्रांसफ़र फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। ठीक, अब मान लो मैं s इक्वल टू एस ए रख दूं तो क्या होगा, ये वाला पार्ट ज़ीरो हो जाएगा, ये वाला पार्ट ज़ीरो होगा, तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब ट्रांसफ़र फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो गया तो ये पॉलिनोमियल कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ। तो रूट्स यहाँ पर जो रूट्स होंगे
उनको हम क्या कहते हैं, पोल्स। और पोल्स पे जो है ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। पोल्स, जब भी पोल्स की बात करेंगे तो पोल्स पे जो है ट्रांसफर फंक्शन वैल्यू इनफाइनाइट होती है, ट्रांसफर फंक्शन इन्फिनिटी की तरफ जाता है, और ज़ीरोज़ पे वो जो है ज़ीरो की तरफ आता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एस डोमेन में जैसे हम ग्राफ बनाते हैं, अगर मान लो एस डोमेन का रिप्रेजेंटेशन करना है, हमें एस डोमेन का रिप्रेजेंटेशन करना है, ठीक है, तो ये आपकी इमेजिनरी एक्सेस होती है और ये आपकी रियल एक्सेस होती है ना। तो इसमें इस तरह से लिखते हैं, एस प्लस सिग्मा जे फॉर्म का होता है, सिग्मा जे, या फिर ऐसा समझ लो ए प्लस जे बी फॉर्म का है। तो ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो जैसे ए यहाँ देखेंगे, बी यहाँ देखेंगे, ठीक है, ये बी होगा और ये ए होगा, तो इनका इंटरसेक्शन आपका ये ए प्लस जे बी पार्ट होगा, राइट। ठीक, तो अब मान लो हमको हमारा पोल मान लो यहाँ पर है, ठीक है। पोल हमेशा किससे दिखाएंगे, क्रॉस से। पोल्स को हम दिखाते हैं क्रॉस से, ठीक है, और ज़ीरोज़ को हम दिखाएंगे ज़ीरो से। तो ये हमारी इमेजिनरी एक्सेस है और ये हमारी रियल एक्सेस है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, रियल एक्सेस के लिए आर, और इसको हम लिखते हैं सिग्मा जे, ठीक है। तो ये पोल मान लो यहाँ पर है, ठीक, ये कोई पॉइंट है माइनस ए, ठीक, ये पोल यहाँ पर है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है सिंपल पोल, ठीक है। सिंपल पोल क्यों कह रहे हैं, सिंपल पोल इसलिए कह रहे हैं कि इसका इमेजिनरी पार्ट नहीं है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो और दूसरे टाइप का क्या होगा, दूसरा फॉर्म ऐसा हो सकता है, ये कैसा पोल होगा, एस प्लस ए इक्वल टू ज़ीरो, 1/s+a=0, ऐसे रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। अब मान लो एक कोई पोल है, मान लो ये है 1/s-4+2j, ठीक है। तो ये कहाँ पर आएगा, s इज इक्वल टू, ये आएगा तुम्हारा s प्लस कर देते हैं, ठीक है, s+4+2j। तो इसको इक्वल टू ज़ीरो सब्सटीट्यूट कर देंगे, इस पूरे पार्ट को इक्वल टू ज़ीरो, पोल निकालना है ना, रूट निकालना है इसका, तो इक्वल टू ज़ीरो कर दिया, तो आ जाएगा -4 - 2j। तो ये मान लो यहाँ है -4 और 2 यहाँ देखेंगे, सॉरी 2 यहाँ देखेंगे, -2j, तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो आपका पोल यहाँ पर होगा एग्जैक्टली। तो अब ये क्या है, अब ये है कॉम्प्लेक्स पोल, ठीक है। अब ये क्या बन गया है, कॉम्प्लेक्स पोल, ठीक। तो ये जैसे सिंपल पोल और कॉम्प्लेक्स पोल है, ऐसे ही सिंपल ज़ीरोज़ और कॉम्प्लेक्स ज़ीरोज़ होंगे, ठीक है। अब देखो एक और केस हो सकता है, अभी हमने देखा था कि टी स्क्वायर का अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें तो क्या आता है, 1/s², टू भी रहेगा, वो छोड़ देते हैं, तो 1/s²। अब इसके अगर हम रूट्स निकालें, ठीक है, इसके अगर हम रूट्स निकालें तो दो रूट्स आएंगे, टू रूट्स है ना, एक ही पॉइंट पर s इक्वल टू 0 पर दो रूट्स हैं। तो हम इसको कैसे दिखाएंगे, ओरिजिन हो गई है, ठीक है, रियल पार्ट भी 0 है, इमेजिनरी पार्ट भी 0 है, तो ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो दो पोल हैं, तो दोनों यहाँ पर ऐसे दिखा देंगे, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, दीज आर मल्टीपल पोल्स, ठीक है। जब एक ही पॉइंट पर एक से ज़्यादा पोल्स होंगे तो उनको हम कहेंगे मल्टीपल पोल्स। ऐसा भी हो सकता है, अभी जैसे आपने पढ़ा था e⁻−80 से अगर इसी को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 1/s+a का होल स्क्वायर। अब इसका अगर निकालोगे तो -a पे इसका रूट आएगा, s+a = 0 कर दें, -a आएगा, और कितने होंगे, 2, ठीक है। तो इसको ऐसे दिखाएंगे, -a पे 2 क्रॉस लगाएंगे और बहुत पास पास लगाएंगे, तो ये क्या है, आपके मल्टीपल पोल्स, ठीक है। तो इसी तरह क्या होगा, मल्टीपल कॉम्प्लेक्स पोल्स भी होंगे, मल्टीपल कॉम्प्लेक्स ज़ीरोज़ भी होंगे, ठीक है। तो ये सारा ध्यान रखना है, जब ये टर्म यूज़ करेंगे कि मल्टीपल पोल्स हैं, कॉम्प्लेक्स पोल है, सिंपल पोल है, तो ये ध्यान रखना है कि सिंपल पोल का मतलब है कि वो रियल एक्सेस पे होगा, और कॉम्प्लेक्स पोल का मतलब है कि वो पूरे आपके एस डोमेन में कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है।
अच्छा, दूसरी बात ये ध्यान रखेंगे कि डिनोमिनेटर की डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर हमेशा जो है ज़्यादा होगी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि कंट्रोल में हम जो भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे उसमें हमेशा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी। ठीक है, हमेशा। बराबर भी बहुत रेयर केस में होंगे, ज़्यादातर ऐसे ही होगा कि ये ज़्यादा ही होगी डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, और ग्राफ बनाते समय ये ध्यान रखेंगे कि पोल्स को क्रॉस से दिखाना है और ज़ीरोस को ज़ीरो से दिखाना है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ट्रांसफ़र फंक्शन की बात। इससे भी रिलेटेड आपने क्वेश्चन कर ही लिए थे। ठीक, फिर ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक में हमने देखा था, ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक भी आपने पढ़ ली होगी। इसमें बस दो बातें आपको ध्यान रखनी है। एक स्टैंडर्ड ब्लॉक है, उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो ये है। ठीक है, इसको चेंज नहीं करेंगे, जहाँ पर जो लिखा है वही यूज़ करेंगे सिंबल। जैसे यहाँ पर आर एस अगर इनपुट है तो आर एस ही लिखना है, यहाँ पर अगर जी एस है, ठीक है, तो जी एस ही लिखना है, यहाँ पर एच एस है, एच एस ही लिखना है, और यहाँ पर ये नेगेटिव फीडबैक आएगा, यहाँ पर सी एस आएगा। ठीक है, तो आउटपुट आपका सी एस है, इनपुट आपका आर एस है। अच्छा, ट्रांसफ़र फंक्शन में एक बात मैं बताना भूल गया आपको। देखिए, इस ट्रांसफ़र फंक्शन में एक यूजुअली टर्म यूज़ करते हैं डीसी गेन। ठीक है, एक टर्म यूज़ किया जाता है डीसी गेन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो डीसी गेन में क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको। जो भी ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है उसमें बस आपको s इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट कर देना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको ऐसा दिया हुआ है s+4 अपॉन s+3 इंटू s+2। ये आपको एक ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ था 5 इंटू s+4। ठीक है, और आपसे पूछा है कि इसका डीसी गेन क्या होगा। ठीक, तो आपको क्या करना है, बस इसमें s इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो करेंगे तो ये आएगा 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2। सॉल्व कर लेंगे तो ये आप इसका डीसी गेन हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये ध्यान रखेंगे ये टर्म कि अगर आपसे पूछा गया है कि ट्रांसफ़र फंक्शन का डीसी गेन क्या होता है तो आपको उसमें सब्सटीट्यूट करना है s इक्वल टू 0 और सॉल्व कर लेना है। ठीक, तो अब इसमें देखो, इसमें GS को हम कहते हैं फॉरवर्ड पाथ गेन, HS को हम कहते हैं फीडबैक गेन, RS आपका इनपुट हो गया, CS आपका आउटपुट हो गया। तो ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होगा, CS बाई RS। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे इस तरह से GS अपॉन 1 प्लस GS HS। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है इस ब्लॉक डायग्राम के लिए। अगर यहाँ पे माइनस की जगह ये माइनस है, इसका मतलब नेगेटिव फीडबैक गेन है, नेगेटिव फीडबैक है। ठीक है, अगर यहाँ पर प्लस है तो इसका मतलब पॉजिटिव फीडबैक है। तो जब यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो इतना सा ध्यान रखना है, बस ये ध्यान रखेंगे। ठीक, ये एक फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। ये हम क्योंकि जैसे ही ब्लॉक आपने क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे तो ब्लॉक डायग्राम में ऐसा ब्लॉक लाने के बाद डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो जनरल हो गया। अब कुछ सिस्टम्स को हम कहेंगे यूनिटी फीडबैक सिस्टम। ठीक है, यूनिटी फीडबैक। तो यूनिटी फीडबैक में क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि HS की वैल्यू 1 होगी। ठीक, तो इसको हम कहेंगे यूनिटी फीडबैक सिस्टम। तो इसमें HS की वैल्यू 1 रख देंगे। ठीक, तो ये इसका ट्रांसफ़र फंक्शन हो जाएगा GS अपॉन 1 प्लस GS। ठीक है, इस केस में ऐसा हो जाएगा। तो ये आपका यूनिटी फीडबैक हो गया। अच्छा, जैसे अभी आउटपुट अपॉन इनपुट का बनाया था, ऐसे ही एरर का भी बनाते हैं, ES का। ठीक, तो ES का ट्रांसफ़र फंक्शन होता है आपका ES बाई RS। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है आपका 1 अपॉन 1 प्लस GH। S मान ही लेंगे, GS HS है, मैं बार बार S नहीं लिखूँगा। तो ये एरर कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है। ठीक है, बाकी आप डेरिवेशन इसका पढ़ ही लेंगे, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, कोई दिक्कत नहीं होगी, अपने आप देख लेंगे। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस पे फिर आप क्वेश्चंस कर ही चुके हैं। ठीक, फिर हमने इसके बाद आपने सिग्नल फ्लो ग्राफ देखा होगा। ठीक है, सिग्नल फ्लो ग्राफ पढ़ा होगा। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ्स में हम क्या करते हैं, यूजुअली हमें ब्लॉक डायग्राम दिया होगा। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम हमको दिया रहेगा, इस तरह से ब्लॉक डायग्राम दिया रहेगा, और हम इसमें मेसन्स पहले सिग्नल फ्लो बना लेंगे, इसका सिग्नल फ्लो डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद
मेसन्स गेन फार्मूला लगाएंगे लूप वूप निकाल के और उस फार्मूले में रखेंगे और ट्रांसफ़र फंक्शन निकल आएगा। ठीक है, तो सिंपल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है, एक कॉन्सेप्ट है जो यूजुअली लोग गड़बड़ कर देते हैं। जैसे मान लीजिए समिंग अप पॉइंट है, ठीक है, और ये टेक ऑफ पॉइंट है। ठीक, तो इस तरह से है, जैसे मान लो ये आपका सम अप पॉइंट है, ठीक है, और इसके आगे जो है एक टेक ऑफ पॉइंट है। ठीक, तो यहाँ पर आपका G1 हो गया, ऐसे मान लो। ठीक है, इस तरह का है। एक केस ये है और एक केस ये है कि टेक ऑफ पॉइंट है और उसके बाद सम अप पॉइंट है। ठीक है, अब आपको इसका सिग्नल फ्लो डायग्राम बनाना है। ठीक है, SFD बना सिग्नल फ्लो डायग्राम बनाना है। तो जब ये वाला केस होगा तब आप इसमें क्या कर सकते हो, ये दोनों को एक ही नोड पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, टेक ऑफ सम पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट, दोनों के लिए दो अलग अलग नोड बनाने की ज़रूरत नहीं है, दोनों एक ही नोड पे बना सकते हैं। ऐसा क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ से जो भी सिग्नल आ रहा होगा, मान लो यहाँ से x सिग्नल आ रहा है और यहाँ से y सिग्नल आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, x प्लस वाई। ठीक है, अब ये x प्लस वाई यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है। अब इसी में ये भी देखो, ठीक है, जैसे यहाँ से आ रहा था ये सिग्नल, तो ये x प्लस वाई है, सॉरी ये x है, ये y है, इस नोड पे दोनों ऐड हो गए x प्लस वाई। अब ये यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, तो ये सही है, ये इसका इक्विवेलेंट है। ठीक, लेकिन तो एक ही नोड पे दो नोड नहीं बनाएंगे, एक ही नोड पे हम दोनों को रिप्रेजेंट कर देंगे। लेकिन अब इस केस में देखिए, इस केस में क्या होगा, इस केस में हमको दो नोड बनानी पड़ेंगे। ठीक, ये ध्यान रखेंगे, यूजुअली लोग ये गड़बड़ कर देते हैं कि हमेशा ही दो नोड बना देंगे या फिर कभी भी नहीं बनाएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि इस केस में एक ही नोड बनानी है, इस केस में दो नोड्स बनानी है। तो ये टेक ऑफ पॉइंट के लिए हो जाएगी और ये सम अप पॉइंट के लिए हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से दो नोड्स बनाएंगे और यहाँ पर G2 लिखेंगे। तो इसका गेन कितना हो जाएगा, इसका गेन 1 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्यों ऐसा करेंगे, अब देखो इस पे देखो, यहाँ सिग्नल x है, यहाँ सिग्नल y है, इसमें क्या जा रहा है x, यहाँ क्या आ रहा है x प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ देखो अगर एक ही बना देते तो ये गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि G1 में x प्लस वाई जाता, फिर ये वाला है ना। तो हमें क्या करना है, ये x है, ये यहाँ जा रहा है, ठीक है, और ये यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पर सम पॉइंट पे y आएगा आपका, तो ये आगे जो है x प्लस वाई जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि जब ये इस वाली कंडीशन है तो एक नोड बनाएंगे, ये वाली कंडीशन है तो दो नोड्स बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है सिग्नल फ्लो का भी सारा सॉल्व हो गया। ठीक है, तो अब हम इसके बाद मैकेनिकल सिस्टम, ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम और या फिर इन जनरल कहें तो मॉडलिंग ऑफ सिस्टम्स करेंगे। ठीक है, कि एक फिज़िकल सिस्टम दिया है तो उसका पहले ट्रांसफ़र फंक्शन बनाएं और तब उसको आगे हम स्टडी कर पाएंगे। तो पहला स्टेप क्या है कि हमें किसी फिज़िकल सिस्टम का मॉडल बनाना है। ठीक है, ट्रांसफ़र फंक्शन मॉडल बनाना है।